हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर होंगे। चैप्टर नंबर 9 अपना 12th क्लास का चल रहा है और आज अपन उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्व प्रेरण सेल्फ इंडक्शन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्व प्रेरण कहते किसे हैं, उसके बाद में इससे संबंधित जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो एक संख्यात्मक फॉर्मूला है, उसको अपन डिराइव करेंगे। इसका मात्रक, इसकी विमा और यह किस प्रकार की राशि है, पूरा विश्लेषण आज अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। स्व प्रेरण। देखिए, आपको पता है कि चैप्टर नंबर 9 मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है। इसका हेडिंग क्या है? सर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। आप इस चैप्टर की पहली लाइन से ये पढ़ते आ रहे हैं। फैराडे के नियम से, लेंज के नियम से एक बात आप लोगों के दिमाग में कंफर्म हो गई कि यदि किसी कुंडली के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, जिसे अपन चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, उसमें यदि किसी प्रकार से परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यदि वह कुंडली बंद पथ में है तो उसमें प्रेरित धारा भी प्रवाहित होगी। अब यहाँ पे अपन जानना चाहते हैं कि स्व प्रेरण का क्या मतलब है। देखिए, इसके नाम को अगर आप थोड़ा सा इसके गर्भ में जाना चाहेंगे तो स्व का मतलब है स्वयं से और प्रेरण का मतलब है प्रेरणा लेना। यानी आज की इस टॉपिक में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने वाला है, उसमें यानी उसके चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होने वाला है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट यानी किसी चुंबक की वजह से या पास में रखी किसी दूसरी कुंडली की वजह से नहीं होगा। ये केवल स्वयं के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। हालांकि अपन इसकी परिभाषा भी अपन लिखेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहले अपन थोड़ा सा इससे परिचित हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने दो परिपथ चित्र बनाए हैं। ये दोनों परिपथ चित्र अलग अलग हैं। तो पहली स्थिति में आप ये मान करके चलिए कि ये जो दूसरा डायग्राम आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो यहाँ पर बना हुआ ही नहीं है। आप कुछ ऐसा समझ लीजिए। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से एक बार के लिए रिमूव कर देता हूँ। तो ये अपन ने इसको एक सेकंड के लिए यहाँ से क्लोज कर दिया। क्लियर है? तो अब आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक कुंडली लगी हुई है जिसे आप परिनालिका कहते हैं। ये परिनालिका एक बैटरी से जुड़ी हुई है और एक खुले स्विच से जुड़ी हुई है। तो क्या इस स्थिति में जब तक यह स्विच ओपन रहेगा, क्या इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित होगी? सर, नहीं होगी। अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इस कुंडली के अंदर कोई धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इस परिनालिका के अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा। किसी भी परिनालिका में उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, बी का जो फॉर्मूला होता है, सर, वो होता है म्यू नॉट एन आई। आप चैप्टर नंबर 7 में बहुत अच्छे से पढ़ करके आए हैं। तो जब इसमें करंट की वैल्यू ही जीरो है तो इसमें किसी प्रकार का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, और चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है तो फ्लक्स में परिवर्तन का तो सवाल ही क्रिएट नहीं होता है। चलिए, अब इसी डायग्राम को अपन दूसरे तरीके से समझते हैं। इसी चित्र को अपन यहाँ पर बना लेते हैं। सेम स्थिति आप लोगों के पास आ रही है। अब अपन क्या करेंगे कि आप जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे कि सर, इस बैटरी की वजह से इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। आप मुझे एक बात बताएं कि इस परिपथ में जो अधिकतम विद्युत धारा है, मान लीजिए मैं कहता हूं वो 5 एम्पियर तक पहुंचनी है। कितनी पहुंचनी है? 5 एम्पियर तक। जब ये स्विच ओपन था तब करंट कितना था? जीरो। क्या ये जो 0 एम्पियर से लेकर के 5 एम्पियर तक की जो यात्रा है, क्या वो अचानक से होगी कि एक पहले से क्षण के अंदर जीरो था और अगले क्षण में 5 एम्पियर हो गया? नहीं सर, ऐसे तो नहीं होगा। आप लोगों ने देखा है कि जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे, इसमें करंट का मान बढ़ना शुरू होगा। 0 एम्पियर से 0.1, 0.2, 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, और ऐसे करते करते, हालांकि उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है, समय अंतराल है, वो बहुत क्षणिक होता है, लेकिन 0 से 5 एम्पियर तक पहुंचने में समय लगता है। तो यह जो कहानी है वो क्या प्रदर्शित करती है? अभी आपने देखा है कि इस परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसका फॉर्मूला क्या होता है? सर, म्यू नॉट एन आई।
क्या होता है, यहाँ पे मैं पुनः लिख देता हूँ, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब इसमें करंट का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, 0 एम्पियर से 1 एम्पियर हुआ, 2 एम्पियर हुआ, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान भी करंट के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा? सर निश्चित रूप से। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस परिनालिका के अंदर जब तक करंट 5 एम्पियर तक नहीं पहुंचेगा तब तक धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। यानी इस परिनालिका के हर एक फेरे में से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। और कब तक बढ़ेगी? जब इसमें 5 एम्पियर का करंट फिक्स हो जाएगा, उसके बाद में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी फिक्स हो जाएगी और फ्लक्स में किसी प्रकार का परिवर्तन भी नहीं होगा। तो जब तक ये 0 एम्पियर से 5 एम्पियर तक करंट जाता है, इसके चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, खुद के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। उसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप फैराडे के नियम से, लेंज के नियम के अनुसार इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की जो घटना है, इसे अपन स्वप्रेरण कहते हैं। मेरी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अपन इसकी परिभाषा भी लिखेंगे, लेकिन स्वप्रेरण का नाम लेते ही आपके दिमाग में पहले ये डायग्राम आना चाहिए। फिर आपके दिमाग में डायग्राम आना चाहिए कि आप यहाँ पे इस स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करने पर इसके अंदर करंट फ्लो होगा, और ये जैसे ही करंट फ्लो होगा, अब इसके अंदर, इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो अचानक से नहीं बढ़ेगा, उसका मान है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। जैसे जैसे इसके अंदर से जाने वाले करंट का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इसी कहानी को अपन स्वप्रेरण कहते हैं। तो जब स्वप्रेरण की परिभाषा आप लोगों से पूछी जाती है, तब आपको ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपने को अपने नोट्स के अंदर इसकी डायग्राम बनाना है, इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, लेकिन जो कहानी आप लोगों ने अभी सुनी है उसको नोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है कि करंट 0 से 5 तक जाएगा, धीरे धीरे बदलेगा। नोट्स में अपन केवल और केवल इसकी परिभाषा ही लिखेंगे। चलिए पहले अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर स्वप्रेरण की परिभाषा में अपन ने लिखा है कि किसी कुंडली में जब विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ होता है, देखिए ये जो स्वप्रेरण की कहानी है वो 2 बार घटित होती है। अभी अपन परिभाषा को एक बार साइड में रखते हैं। 2 बार घटित होती है। कब? पहली बार तो जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे, उस समय जो करंट 0 से अधिकतम मान तक पहुंचेगा, तब इसके फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जब एक बार धारा का मान स्थिर हो जाता है, नियत हो जाता है, उसके बाद में इसके फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा और प्रेरित धारा प्रवाहित नहीं होगी। केवल इस बैटरी की वजह से जो धारा प्रवाहित होनी है वही धारा इसमें प्रवाहित हो रही होगी। अब दूसरी स्थिति कब आती है? जब आप इस स्विच को ऑफ करेंगे, तो इसके अंदर जो करंट का मान जो मैक्सिमम अपन ने 5 एम्पियर माना था, वहां से करंट घटता हुआ क्षणिक रूप से 0 के ऊपर जाएगा। यानी कि धीरे धीरे इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। चूंकि धारा का मान घट रहा है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, चुंबकीय बल रेखाएं घटेंगी, चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी, और परिणाम उसके परिवर्तन स्वरूप फैराडे के नियम से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो एक बार स्विच ऑन करते समय और दूसरी बार स्विच ऑफ करते समय, दोनों ही स्थितियों में स्वप्रेरण की घटना घटित होती है। क्लियर है? चलिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। किसी कुंडली में जब विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ या समाप्त होता है, ध्यान देना, या तो करंट प्रारंभ होता है या फिर समाप्त होता है। यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, या समाप्त। विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ या फिर समाप्त होता है, तो उससे संबंध, किससे? उस कुंडली से संबंध
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्यों होता है परिवर्तन, इस बात को अपन अच्छे से समझ चुके हैं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन स्वरूप कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, और यदि परिपथ बंद है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और इस घटना को या प्रेरित होने की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को इस स्वप्रेरण की जो परिभाषा है वो अच्छे तरीके से समझनी है, महसूस करनी है, फील करनी है और उसके बाद लिखनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्वप्रेरण की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें। अब ध्यान देने वाली कहानी ये है कि सर लेंज का नियम अपन पढ़ के आ चुके हैं, बढ़िया है। और लेंज कहता है कि इसमें जो प्रेरित धारा प्रवाहित होगी वो अपने परिवर्तन का विरोध करेगी। तो अब आपसे यह प्रश्न परीक्षा में, कंपटीशन एग्जाम में और विशेष रूप से नीट की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो उस समय इसकी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, और जब आप इस स्विच को ऑफ करेंगे तो इस समय इसमें करंट की डायरेक्शन, कौन से करंट की बात कर रहे हैं, बैटरी की वजह से जो करंट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन प्रेरित धारा की दिशा की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही स्थितियों में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, चलिए उसके ऊपर अपन विचार करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस परिपथ में मैंने दो अक्षर और अंकित किए हैं, एक M लिखा है और एक N लिखा है। हालांकि इस बैटरी की वजह से जो करंट इसमें प्रवाहित होगा उसकी दिशा N से होकर के L में और L से होकर के M की तरफ ही प्रवाहित होगी, चाहे आप इस स्विच को ऑन कर रहे हो या फिर ऑफ कर रहे हो। लेकिन अपन बात करते हैं प्रेरित धारा की दिशा की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। इस बात को आप लोगों को अच्छे से समझना है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। तो ये जो प्रेरित धारा की दिशा का निर्धारण है, इसमें पहला पॉइंट अपन लिखते हैं स्विच को ऑन करने पर जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो आप मुझे बताएं कि धीरे धीरे इसके अंदर ये वाली जो धारा है, जो बैटरी की वजह से धारा बह रही है, उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, 0 से 5 एम्पियर तक जाएगा। और जब इसका मान बढ़ेगा तो प्रेरित धारा इसके बढ़ने का विरोध करेगी, और बढ़ने का विरोध करने का अर्थ है कि अब प्रेरित धारा है वो इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे इस बैटरी की धारा का मान बढ़ेगा तो प्रेरित धारा इसका विरोध के स्वरूप उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर प्रेरित धारा की जो दिशा अपन लिखेंगे वो अपन MLN की दिशा लिखेंगे। आपको समझना है कि बैटरी की जो दिशा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ MLN दिशा में। क्लियर है। दूसरा अपन पॉइंट लिखते हैं कि स्विच को ऑफ करने पर, दूसरी स्थिति में अपन लिखते हैं स्विच को ऑफ करने पर जब आपने स्विच को ऑन किया तो इसमें करंट का जो मान है वो 5 एम्पियर फिक्स हो गया, नियत हो गया। और जब 5 एम्पियर नियत हो गया तो इसमें स्थिर चुंबकीय फ्लक्स हो गया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा और प्रेरित धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने इस स्विच को ऑफ किया, अब धीरे धीरे इस धारा का जो मान है, बैटरी की जो धारा का मान है, वो धारा प्रवाहित तो NLM की दिशा में है, लेकिन धीरे धीरे इसका मान कम हो रहा है। और प्रेरित धारा क्या करती है, प्रेरित धारा की दिशा हमेशा अपने उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है। यानी कि प्रेरित धारा ये कह रही है कि ये जो करंट का मान कम हो रहा है वो कम नहीं होना चाहिए, यानी वो अब इसको सपोर्ट करेगी। यानी कि अब जो प्रेरित धारा की दिशा है वो इस पहले वाली धारा की दिशा में ही बढ़ने का प्रयास करेगी, ताकि वो चाहती है कि इस करंट का मान स्थिर रह सके, 5 एम्पियर नियत रह सके। तो जब आप इस स्विच को ऑफ करेंगे उस समय जो प्रेरित धारा है वो इस परिपथ में पहले से बहने वाली धारा की दिशा में ही होगी। तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी,
एन से एल और फिर एम हो जाएगी, एन एल एम दिशा में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ करके तैयार करना है। चलिए अब अपन आगे पढ़ते हैं, स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। अभी आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और अपने नोट्स को अच्छे तरीके से लिख लें। देखिए, स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व का जो टॉपिक है, यहाँ से एक बहुत छोटा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है और इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं। इसके बाद में अपन दो और प्रश्न पढ़ेंगे। एक, वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होता है और एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होता है। स्वप्रेरण से आप एक बात समझ चुके हैं कि आप जानते हैं कि जब किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाएगी तो जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा उस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा और उस कुंडली के फेरों में से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। और यदि धारा का मान घटता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा और फ्लक्स भी घटेगा। यानी अपन एक बात कह सकते हैं कि कुंडली से संबंधित जो फ्लक्स है वो उस कुंडली में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। और इसी बात को अपने को अच्छे तरीके से लिखना है। स्वप्रेरण को अपन फील कर चुके हैं कि उसी कुंडली में धारा बहने के कारण जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे अपन ने लिखा है कि जब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बदलता है, यहाँ पे बदलने का मतलब क्या है, या तो धारा का मान बढ़ता है या फिर धारा का मान घटता है। बदलने के दोनों शब्दों को अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। तो जब किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बदलता है तो परिपथ से संबंध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें भी परिवर्तन होता है। और कैसे परिवर्तन होता है, यदि धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ने के कारण फ्लक्स भी बढ़ता है और यदि धारा का मान घटाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने के कारण फ्लक्स का मान भी घटता है। यानी सीधा सीधा अपना एक रिजल्ट निकल चुका है कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो उस परिपथ में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। क्लियर है? तो अर्थात अपन ये बात कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स है वो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। और अब इस बात को अपन मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं कि फाई जो है वो प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो विद्युत धारा के समानुपाती हो जाएगा। और आप जानते हैं कि समानुपाती का चिन्ह जब यहाँ से हटाया जाएगा तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ने जैसे ही समानुपाती को हटाया अपन ने लिखा फाई इज इक्वल्स टू एल आई। और ये जो एल कांस्टेंट है इसे अपन स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ये उस परिपथ का, उस कुंडली का, वो जो परिनालिका उस परिपथ में जुड़ी हुई है उसका स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। और यदि आप इस एल को यहाँ से परिभाषित करना चाहें तो आप ये जो आई है इसको इस फाई के बटा में लिख करके भी लिख सकते हैं। तो अपन ने इसको यहाँ पे लिखा है कि एल का जो मान है वो फाई अपॉन आई हो जाएगा। और यदि एल का मान अपन फाई अपॉन आई में लिखें तो अपने पास जो मात्रक निकल करके आता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है सर, वेबर होता है। करंट का मात्रक क्या होता है सर, एम्पियर होता है। तो आप स्वप्रेरण गुणांक का जो मात्रक है वो वेबर अपॉन एम्पियर लिख सकते हैं। और इसकी जो खोज है, इस स्वप्रेरण गुणांक की जो खोज है, इसकी जो डिस्कवरी है वो हेनरी नामक वैज्ञानिक ने करी थी। और उस हेनरी के नाम को याद रखने के लिए इस स्वप्रेरण गुणांक का जो मात्रक है उसको हेनरी कहा गया है। तो आप इसे वेबर अपॉन एम्पियर भी कह सकते हैं और हेनरी भी कह सकते हैं। अब अपन इसको और थोड़ा सा विस्तारित रूप में पढ़ें तो वेबर क्या है, फ्लक्स का मात्रक है। और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है सर फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा तो मात्रकहीन है, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र और ए फॉर एरिया। तो वेबर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र इनटू एरिया क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है
टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ये वेबर की जगह आ जाएगा और एम्पियर की जगह अपन एम्पियर रहने देंगे। तो इसका एक और मात्रक आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और यदि आप टेस्ला को आप कन्वर्ट करना चाहें तो इसको अपन वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो अब आप इस कहानी को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसके जो चारों मात्रक हैं उनको आप लोग याद करेंगे। समझ करके याद करना है, रटने का प्रयास नहीं करना है। और अब इन मात्रकों की मदद से अपन इसकी विमा भी लिखेंगे। और विमा कैसे लिखेंगे? या तो आप वेबर की विमा पहले याद कर लें, फिर आप उसमें एम्पियर से डिवाइड कर दें, या फिर यहाँ पे आप टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर कर लें और फिर एम्पियर से डिवाइड कर दें। और टेस्ला की जो विमा है वो निकालनी आप लोगों ने सीखी है। कैसे? टेस्ला की विमा आपने निकालना सीखा था F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी से। F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी से। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। मैं आपको पहले रफ में एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। तो अपने पास जो स्वप्रेरण गुणांक है उसकी यदि अपन विमा निकालना चाहें तो अपन लिख सकते हैं, इसका मात्रक आपने लिखा है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर। अब टेस्ला की विमा सर मुझे तो याद नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर आपको याद नहीं है तो आप थोड़ा सा समय लगाएंगे और इसको बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे? आपने फॉर्मूला लिखा था F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये चुंबकीय बल का फॉर्मूला है और यहाँ से B की विमा टेस्ला होती है, B का मात्रक टेस्ला होता है, तो उसकी विमा आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? आप B बराबर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे F अपॉन क्यू वी, और F क्या है? बल है। बल की विमा तो आपको याद होगी, बिल्कुल सर याद है, M1 L1 T माइनस टू। नीचे क्या है? आवेश। आवेश की विमा क्या लिखते हैं? AT। विद्युत धारा की विमा आप जानते हैं, आवेश प्रवाह की दर को, वहाँ से आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। और वेग क्या है? मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर की विमा अपन लिखेंगे लंबाई, और बटा का सेकंड लगाने के लिए ऊपर अपन टाइम लगा देंगे। तो ये आपके पास इस चुंबकीय क्षेत्र की विमा आ जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला की विमा अपन लिख सकते हैं M1, L का मान यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, L0, T का मान आपके पास यहाँ पे ये T है, इस T से ये कैंसिल आउट हो गया, तो T की वैल्यू आपके पास -2 हो गई, और बटा में जो A चल रहा है ये ऊपर आएगा तो आपके पास 1 रह जाएगा। तो ये टेस्ला की विमा होगी। अब अपन लगा देते हैं एरिया की, यानी लंबाई का 2, और बटा में लगा देते हैं अपन करंट को। ठीक है, अब आप इनको कंक्लूड कर लीजिए। तो M1 आ जाएगा, L की विमा 2 हो जाएगी, T की विमा -2 हो जाएगी, और ये A है वो अगेन ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ये जो आपके पास स्वप्रेरण गुणांक L था उसकी विमा अपन लिख सकते हैं। तो इसको आपको याद करने का या रटने का प्रयास नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने इस स्वप्रेरण गुणांक L की जो विमा है वो यहाँ पे अप्लाई करी है। तो स्वप्रेरण गुणांक की जो विमा है यहाँ पर मैंने ऊपर वेबर की विमा लिखी है डायरेक्ट, और उसमें नीचे एम्पियर का डिवाइड किया है। तो आपके पास M1 L2 T-2 और A-2 रिजल्ट आ जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि विमा कभी भी रटनी नहीं है, इसको समझ करके लिखने का प्रयास करना है। अब आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और इस स्वप्रेरण गुणांक या इस स्वप्रेरकत्व की जो फंडामेंटल है, इसका जो टॉपिक है, इसको आप अच्छे तरीके से उतार लें। इसके बाद में अपन थोड़ा आगे चलते हैं। अब यदि आप इस स्वप्रेरक गुणांक की या स्वप्रेरकत्व की पुनः परिभाषा लिखना चाहें तो अपन इसकी एक और महत्वपूर्ण परिभाषा लिखने का प्रयास करते हैं। अभी अपन ने लिखा है L इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, क्लियर है। और यदि परिपथ में बहने वाला जो करंट है, I की जो वैल्यू है उसको अगर मैं 1 एम्पियर कह दूं, किसी परिपथ में बहने वाला जो करंट है उसको यदि अपन 1 एम्पियर कह दें तो L का मान किसके बराबर हो जाएगा? फाई के बराबर हो जाएगा। हो तो L इज इक्वल्स टू फाई हो जाएगा। और यही जो मैथमेटिकल टर्म है इसी को आधार मान करके अपन स्वप्रेरण गुणांक की एक और परिभाषा यहाँ पर लिखते हैं।
तो यहाँ पर स्व प्रेरण गुणांक की अपन ने परिभाषा लिखने का प्रयास किया है कि परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर, यहाँ पे आपने समझा है कि 1 एम्पीयर की धारा यदि प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, ये जो फाई का मान है ये किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। तो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है उसे अपन स्व प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो आप ये वाली परिभाषा है वो भी आप परीक्षा के अंदर लिख सकते हैं। दोनों ही डेफिनेशन उपयुक्त हैं, पर दोनों परिभाषाएं लिखने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर ये रहेगा कि आप इससे पहले वाली जो परिभाषा है वो लिखने का प्रयास करें। क्लियर है? अब यहां से आपने एक बात पढ़ी है कि सर एल का जो मान है वो फाई अपॉन आई है। तो ये जो स्व प्रेरण गुणांक है किसी परिपथ का, इस स्व प्रेरण गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से लॉजिक्स हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे, जिनकी वजह से स्व प्रेरण गुणांक के मान में परिवर्तन होगा। तो बोर्ड परीक्षा के अंदर एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि स्व प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो यहाँ पे अपन इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस परिपथ में आपने जो कुंडली लगाई है या जो परिनालिका लगाई है उसमें जो फेरों की संख्या है, क्योंकि ये जो फ्लक्स यहाँ पे आपने लिखा है वो उस कुंडली के एक फेरे का फ्लक्स है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो हर एक फेरे के फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और हर एक फेरे के फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ये स्व प्रेरण गुणांक का मान भी प्रभावित होगा। तो जो सबसे पहला लॉजिक अपने सामने आता है वो है कुंडली में फेरों की संख्या। दूसरा, कुंडली की जो लंबाई है वो भी इस स्व प्रेरकत्व को प्रभावित करती है। तीसरा, कुंडली का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, वो भी इसके स्व प्रेरण गुणांक को प्रभावित करता है। और चौथे नंबर पे आता है कि उस कुंडली के अंदर आपने निर्वात रखा है, माध्यम वायु भरा है या फिर और कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है, तो उस कुंडली के अंदर का, भीतर का जो माध्यम है वो भी उसके स्व प्रेरण गुणांक को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से अपन ने इन चारों तथ्यों को यहाँ पर लिखा है। और अपना जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो है स्व प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, और बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से ये पूछा जाता है। तो ये चारों लॉजिक अपने को यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला अपन ने लिखा है कुंडली में फेरों की संख्या, दूसरा लिखा है कुंडली की लंबाई, तीसरे नंबर पे लिखा है कुंडली का क्षेत्रफल, और नंबर 4 में लिखा है माध्यम पर। ये माध्यम क्या है? ये उस कुंडली के अंदर रखा गया माध्यम है, भरा गया माध्यम है। तो ये चारों जो रीजन हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अब अपने सामने प्रश्न ये आता है कि आपके पास 2 परिपथ में जुड़े हुए उपकरण हैं। एक आपके पास कोई वृत्ताकार कुंडली है और दूसरी बार आपने उस परिपथ में उस कुंडली को हटाकर उसकी जगह परिनालिका जोड़ी है। तो दोनों के लिए स्व प्रेरण गुणांक का जो व्यंजक प्राप्त करना है वो परीक्षा के अंदर 2 नंबर का बड़ा डेरिवेशन पूछा जाता है। तो दोनों टॉपिकों को अपन आज की इस कक्षा के अंदर पूरा करेंगे और स्व प्रेरकत्व के संपूर्ण टॉपिक को अपन आज ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है समतल वृत्ताकार कुंडली का स्व प्रेरकत्व। अब आप पहले वीडियो की स्क्रीन को पॉज करेंगे और जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है वो नोट्स अच्छे तरीके से उतारेंगे। अब अपना अगला टॉपिक है समतल वृत्ताकार कुंडली का स्व प्रेरकत्व। एक वृत्ताकार कुंडली है उसका स्व प्रेरकत्व अपने को कैलकुलेट करना है। बहुत छोटा सा और बेहद आसान सा टॉपिक है। आप इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, दूसरी बार वीडियो को प्ले करके आप नोट्स लिखेंगे और उसके बाद आप तुरंत एक बार अपने नोट्स का सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये टॉपिक एक बार में ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो डेरिवेशन लिखने का आप लोग तरीका बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, तो यहाँ पर एक समतल वृत्ताकार कुंडली है।
तो वो जो कुंडली है उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसकी जो बनावट है, उसकी जो संरचना है, उसके बारे में अपने को लिखना है। तो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? पहली बात तो सर हो सकती है कि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है। दूसरा, कुंडली की त्रिज्या कितनी है। और तीसरा, कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी है। तो मान लेते हैं कि कुंडली के अंदर फेरों की संख्या n है, कुंडली की त्रिज्या स्मॉल r है और कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान I है। और जब उस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आप इसका अनुप्रयोग पढ़ के आए हैं, पूरा डेरिवेशन पढ़ के आए हैं कि कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो पहले अपन इसकी बनावट के बारे में लिखते हैं और उसके बाद टॉपिक को आगे लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे लिखा है कि मान लीजिए आपके पास एक कुंडली है, माना n फेरों वाली, फेरों की संख्या कितनी है n फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, स्मॉल r है, और उस कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है। तीनों बातें अपन ने लिख दी हैं। और अपन जानते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है। आप यदि कुंडली में सिर्फ एक ही फेरा होता, एक ही राउंड होता, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता। सर फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, क्या, म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट I अपॉन 2R। और यदि फेरों की संख्या n है तो उसको अपन n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने उस कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न होने वाला टोटल चुंबकीय क्षेत्र लिख दिया। ये फॉर्मूला चैप्टर 7 से उठाएंगे, डायरेक्ट अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन 2R। ये फॉर्मूला आपको पहले से याद रखना आवश्यक है क्योंकि अपन चैप्टर 7 को विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। इसे अपन डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। जब आपके पास चुंबकीय क्षेत्र आ गया, उस कुंडली की त्रिज्या आप लोगों के पास आ गई, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कुंडली के क्षेत्रफल की दिशा दोनों एक ही डायरेक्शन में है। आपने कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र है वो कुंडली के तल के लंबवत होता है, यानी उसके क्षेत्रफल की दिशा में होता है। तो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है, आपके पास कुंडली की त्रिज्या दे रखी है, तो आप कुंडली का क्षेत्रफल निकाल सकेंगे। और थीटा का मान 0 डिग्री है तो कोस थीटा का मान आप लिख सकते हैं। तो आप कुंडली के एक फेरे से, सिर्फ अकेले फेरे से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो यहां पे अपन ने लिखा है कि कुंडली के एक फेरे से संबंध फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर बी ए। और थीटा का मान 0 डिग्री होने के कारण कोस 0 का मान 1 होता है और इसके लिए अपन ने कोस थीटा को यहां से हटा दिया। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा सर, बी ए हो जाएगा। अब आप बी का मान कितना है समीकरण नंबर 1 में देख के आए हैं। एरिया कितना है उस वृत्ताकार कुंडली का एरिया, सर पाई आर स्क्वायर लिख दें, बहुत बढ़िया। आप उसकी वैल्यू भी यहां पे लिख दीजिए। तो आपके पास फाई की जो वैल्यू है, फाई को विशेष ध्यान ये रखना है कि फाई आप किसका निकाल रहे हैं, सिर्फ एक फेरे का फ्लक्स लिख रहे हैं अपन। तो बी का मान लिखा अपन ने म्यू नॉट NI अपॉन 2R, एरिया का मान लिख दिया पाई आर स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये r का स्क्वायर इस r से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा म्यू नॉट, पहले पाई लिख दिया, फिर n लिख दिया, I लिखा, स्मॉल r लिखा और बटा में सिर्फ 2 रह जाएगा। तो ये आपके पास उस कुंडली के एक फेरे का फ्लक्स आ जाएगा। इसे अपन समीकरण नंबर 2 लगा देते हैं। लेकिन अपने को पूरा फ्लक्स लेना है, उस कुंडली के पूरे फ्लक्स में परिवर्तन चाहिए। ये बात आपको विशेष याद रखनी है। अक्सर यहां पर आकर के बच्चे पूरे डेरिवेशन को गलत कर देते हैं। ये जो फ्लक्स आपने निकाला है इसे ही संपूर्ण फ्लक्स मान लेते हैं, लेकिन ये फ्लक्स तो केवल एक फेरे से निकलने वाला फ्लक्स है। संपूर्ण कुंडली से निकालने के लिए इस पूरे फ्लक्स को अपन ने एक फेरे के फ्लक्स को क्या लिखा, फाई नॉट, और पूरी कुंडली से निकलने वाले फ्लक्स को क्या लिख देंगे,
ये जो 5 नोट है इसको नंबर ऑफ राउंड्स, फेरों की संख्या से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा है कि कुंडली के n फेरों से संबंधित जो फ्लक्स है उसका मान कितना होगा, कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। और फाई का जो मान है उसको अपन लिख देते हैं फेरों की संख्या इनटू एक फेरे से निकलने वाला फ्लक्स। क्लियर है? आप इसको आराम से समझेंगे, लिखते हुए समझेंगे तो ये टॉपिक आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब ये जो 5 नोट का मान है समीकरण नंबर 2 से उठाओ और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, केवल n से मल्टीप्लाई कर दो। तो अपने इसको बार बार न लिख करके ये जो समीकरण नंबर 2 में n नजर आ रहा है डायरेक्ट इसके ऊपर अपन स्क्वायर लगा देंगे। तो समीकरण 2 अपने पास बन जाएगी म्यू नॉट पाई n का स्क्वायर आई आर अपॉन 2। तो ये आपके पास उस कुंडली से संबंधित टोटल चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा। और जब आपके पास चुंबकीय फ्लक्स आ गया तो अभी आपने स्वप्रेरकत्व की परिभाषा पढ़ी थी, L का मान क्या होता है, L बराबर फाई अपॉन आई, L बराबर फाई अपॉन आई। तो ये जो टोटल फ्लक्स है इसको अपन समीकरण नंबर 3 लगा देते हैं। तो अपने पास स्वप्रेरण की जो परिभाषा है, स्वप्रेरकत्व की जो परिभाषा है उसको अपन अप्लाई करेंगे। आप पहले वीडियो की स्क्रीन को पॉज करेंगे और समीकरण नंबर 3 तक इसको बेहतरीन तरीके से या आसान तरीके से नोट्स उतार लेंगे। तो स्वप्रेरकत्व की जो परिभाषा है वो होती है L बराबर फाई अपॉन आई। फाई का मान आप कौन से समीकरण से लेंगे, समीकरण नंबर 3 से। और वो जो फाई का मान है उसमें आप किसका भाग लगाएंगे, आई का मान लगा देंगे, आई का भाग लगा देंगे। तो जैसे ही आप इसमें समीकरण 3 में आई का भाग लगाएंगे आपको पता चल रहा है कि सर आई से आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यही करना था। आपके पास किसका मान आ जाएगा, एल का मान आ जाएगा। तो मेरे पास इसको सॉल्व करने पर एल का जो मान आ रहा है वो मेरे पास हो जाएगा म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर, आई कैंसिल आउट हो गया, आर अपॉन 2। और स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का जो मात्रक है हेनरी, वो अपने यहाँ पे लगा दिया। तो अब आप पहले स्क्रीन को पॉज करें और अपने जो नोट्स हैं वो अच्छे तरीके से लिख लें, एक बार पुनः इसको समझ लें। अब एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि अभी आपने इस पूरे डेरिवेशन में जो कुंडली ले रखी है उसके अंदर का जो माध्यम है वो आपने निर्वात ले रखा है, ठीक है। और यदि आप उसकी जगह कोई माध्यम भर दें और उस माध्यम की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो आपको यदि दे रखी है तो आप जानते हैं कि जैसे ही कोई चुंबकीय पदार्थ रखा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। और कितनी बढ़ जाती है, आपेक्षिक चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर। जितनी ज्यादा आपेक्षिक चुंबकशीलता उस माध्यम की होगी उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा फ्लक्स बढ़ेगा। और L का जो मान है वो फाई के समानुपाती होता है, तो इसलिए फाई जब बढ़ेगा तो L का मान भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने एक नोट लिखा है और नोट में अपन ने लिखा है कि यदि कुंडली के अंदर म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता का कोई पदार्थ रख दिया जाए तो ये जो समीकरण नंबर आपके पास 4 आई थी ये निर्वात के लिए थी। और माध्यम यदि आपने भर दिया है तो अब इसका स्वप्रेरण गुणांक क्या हो जाएगा, केवल इस म्यू आर से आप इस एल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परिणामी वैल्यू आ जाएगी। तो पदार्थ रखा जाए तो L बराबर ये पूरा इक्वेशन नंबर 4 उठाएंगे और इसको म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो म्यू आर म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर स्मॉल आर अपॉन 2 हेनरी अपन इसको लिख सकते हैं। अब एक बहुत छोटी सी कहानी ये है कि पाई इंटू आर आपके पास है और यदि सर मुझे आर का स्क्वायर मिल जाता तो इस पाई आर स्क्वायर को मैं कुंडली का एरिया लिख देता। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये जो पाई आर स्क्वायर आपके पास बनेगा उसको आप कैपिटल ए भी लिख सकते हैं।
क्लियर है। तो ये बोर्ड परीक्षा के अंदर डेरिवेशन आता है समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक का या स्वप्रेरकत्व का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो आप लोगों को यहाँ तक जाना होता है। आप स्क्रीन को पॉज करें और अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे तरीके से उतार लीजिए। क्लियर है। चलिए अब अपन आगे अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे एक परिनालिका का धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व गुणांक। यदि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आवश्यक रूप से प्रेस करें, और पीछे के चैप्टर 1 से 8 तक के प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चलिए अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं। धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। जैसे अभी आपने समतल वृत्ताकार कुंडली में जो फॉर्मेट अप्लाई किया था, जो तरीका लगाया था, ठीक उसी तरीके का प्रयोग करके इस धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व लगाना है। बिल्कुल सारे के सारे वही स्टेप फॉलो होंगे। तो सबसे पहले परिनालिका की बनावट में क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। परिनालिका में फेरों की संख्या, परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, परिनालिका की लंबाई, परिनालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो इन चारों बातों को अपन यहाँ पे पहले लिखते हैं। तो परिनालिका की बनावट के बारे में अपन ने चारों बातों को लिखा है। एक एल लंबाई, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एवं एन फेरों वाली परिनालिका है, जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आपको अलग अलग सेंटेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप एक ही सेंटेंस में सारी बातें लिख दें। अब अपन जानते हैं कि जिस तरह से कुंडली में धारा प्रवाह के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, ठीक उसी तरीके से चैप्टर नंबर 7 में अपन पढ़ के आए हैं कि परिनालिका में जब आई धारा प्रवाहित होगी तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या फॉर्मूला होता है सर? B बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन आई। और स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन होता है एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, एन अपॉन परिनालिका की लंबाई। और यहाँ पे परिनालिका की लंबाई को अपन ने स्मॉल एल से लिखा है, तो स्मॉल एल लिख देंगे। मैंने सिंपल स्मॉल एन की वैल्यू लिखी है। ये होता है एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, यानी टोटल फेरों की संख्या बटा टोटल लंबाई। तो ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, जिसे अपन लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण परिनालिका के एक फेरे से संबंधित फ्लक्स, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं परिनालिका के एक फेरे से संबद्ध फ्लक्स। तो एक फेरे के फ्लक्स का फॉर्मूला वापस वही होगा, इसको अपन फाई नॉट से लिखेंगे, वापस बी ए, और कोस थीटा का मान 0 डिग्री होने के कारण 1 हो जाएगा। आप b की जो वैल्यू समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू एरिया। ठीक है। और अब अपन जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ राउंड, टोटल फेरों की संख्या कैपिटल एन है। अतः परिनालिका से संबद्ध कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? एक फेरे से निकलने वाला जो फ्लक्स है उसको टोटल फेरों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 2 से आप फाई नोट का मान यहाँ रखेंगे, यानी केवल आपको n से मल्टीप्लाई करना है। तो ये म्यू नॉट n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर आई ए
अपॉन एल हो जाएगा। ये समीकरण नंबर अपने पास 3 आ जाती है। तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ गया। तो अब अपन क्या जानते हैं, अपने को निकालना है स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व की परिभाषा अपन अप्लाई करेंगे और आगे लिखते हैं। आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और नोट्स को अच्छे तरीके से लिख लें। तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू आ जाती है स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से। क्या कहती है स्वप्रेरकत्व की परिभाषा? परिभाषा कहती है सर L बराबर फाई अपॉन आई। समीकरण नंबर 3 से आप फाई का मान उठाएंगे और उसमें आई का भाग लगा देंगे। तो डायरेक्ट मैं जब आई का भाग लगाऊंगा तो आई कैंसिल आउट हो जाएगा। म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल, और ए क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और इसको आप कैपिटल ए भी लिख सकते हैं या फिर त्रिज्या दी हुई होने की स्थिति में पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये अपने पास समीकरण नंबर आ जाता है 4। अभी तक आपने इस परिनालिका में जो माध्यम भरा हुआ था वो अपना निर्वात था, और यदि कोई आपेक्षिक माध्यम भरा जाता है तो अपन लिखते हैं यदि परिनालिका में बिल्कुल सेम टॉपिक है आपका कुंडली वाला, केवल भाषा बदली है और एक समीकरण नंबर 1 में जो फॉर्मूला है केवल वो बदलेगा, बाकी टोटल सेम रहेगा। यदि परिनालिका में म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता का क्या भर दिया जाए? माध्यम भरने पर स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा L इज इक्वल्स टू, पहले निर्वात वाला क्या है? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, समीकरण नंबर 4 कह रही है, और इसको आप म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके से माध्यम भरा होने पर स्वप्रेरकत्व आ जाता है, और इसका मात्रक जो है हेनरी वो भी अपन यहाँ पे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यह आपके पास माध्यम की स्थिति में स्वप्रेरकत्व गुणांक आ जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला समीकरण नंबर 4 का और समीकरण नंबर 5 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। डायरेक्ट अपन इसको आगे न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है कि यदि पहले एक फेरे का लपेटा लगा दें, एक राउंड लगा दें, एक तल बना दें, और उसके बाद उसके ऊपर एक दूसरा तल और बना दें, जिस तरीके से आप लोगों ने धागा लपेटने का जो बेलन होता है जिसके ऊपर धागा लपेटा होता है उसके ऊपर बहुत सारे धागे के तल होते हैं, और उसी तरीके से यदि चालक तार लपेट दिया जाए तो पहले तल में प्रवाहित धारा की दिशा और दूसरे तल में प्रवाहित धारा की दिशा यदि एक दूसरे के विपरीत है तो ये जो स्वप्रेरकत्व उत्पन्न हो रहा है इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि पहली बार करंट की डायरेक्शन अलग है, दूसरी बार करंट की डायरेक्शन विपरीत है, तो उस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा की जो धारा है वो एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देती है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि यदि किसी परिनालिका में स्वप्रेरकत्व का प्रभाव यदि नष्ट करना है तो क्या करना चाहिए? तो अपने को पहले एक तल लपेटना है, उसके बाद उसी तल के ऊपर एक दूसरा तल और लपेटना है, और दोनों तलों में बहने वाली जो विद्युत धारा की दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। तो इस तरीके से अपन इस प्रश्न को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही थ्योरेटिकल रूप से अपना स्वप्रेरकत्व का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद अपन स्वप्रेरकत्व के ऊपर आधारित 2 उदाहरण संख्या 14 और उदाहरण संख्या जो
16 है उनको अपन कंप्लीट करते हैं पहले। आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके और नोट्स लिख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 14 आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व है, यानी एल की वैल्यू मुझे यहाँ पे दे रखी है 20 हेनरी। ठीक है। इसके बाद में 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल को अपन ई से लिखते हैं और ये दे रखा आपको 100 वोल्ट। उत्पन्न करने के लिए 1 सेकंड में, ये जो 1 सेकंड है वो आपको समय का अंतराल दे रखा है। 1 सेकंड में इतना काम करना है, तो 1 सेकंड को अपन लिखेंगे dt के बराबर। dt के बराबर हो गया आपके पास 1 सेकंड। ठीक है। तो 1 सेकंड के अंदर क्या होगा, 10 एम्पियर की धारा का मान घटकर कितना हो जाएगा। यानी प्रारंभ में जो विद्युत धारा बह रही है इसको अपन I1 कह दें। कितनी बह रही है, 10 एम्पियर। और इसका मान घट करके कितना हो जाएगा, वो जो करंट होगा उसको अपन I2 कह देते हैं और इसका मान अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो यहाँ पर अपने को इस टॉपिक को प्रेरित विद्युत वाहक बल से भी जोड़ना है और स्वप्रेरकत्व से भी जोड़ना है। तो अपन जानते हैं स्वप्रेरकत्व की परिभाषा कहती है कि फाई इज इक्वल्स टू Li, और फैराडे का और लेंज का नियम कहता है कि E का मान जो होगा वो -d∅/dt होगा। आप फाई का मान यहां से Li रख सकते हैं, तो माइनस अपन ने यहाँ पे लिखा, ये d/dt हो गया और फाई की जगह लिख दिया अपन ने Li। लेकिन इसमें से जो L है वो अपनी कांस्टेंट वैल्यू है, तो L कांस्टेंट वैल्यू होने के कारण बाहर आ जाएगा, तो -L हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा di/dt। ठीक है। अब di क्या है, di का अर्थ है करंट में परिवर्तन। तो करंट में परिवर्तन का मतलब है बाद का करंट माइनस पहले का करंट। तो I2 -I1 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इस di की जगह अपन ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं। तो माइनस आया, L लिखा और di की जगह लिखेंगे अपन I2 -I1 बटा में चल रहा है अपना dt। ये है अपने पास E के बराबर। अब एक काम करते हैं, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो L हो गया और ये बन जाएगा आपके पास I1 -I2 अपॉन में रह जाएगा dt। तो अब अपने को मान किसका निकालना है, अपने को I2 का मान निकालना है। तो इस इक्वेशन में अपन वैल्यूज रख लेते हैं। तो E का मान कितना है आपके पास 100, ये लिखा, बराबर L का मान कितना दे रखा है 20, I1 का मान कितना दे रखा है 10, माइनस में क्या लिखेंगे अपन I2 अपॉन dt। टाइम इंटरवल कितना दे रखा है 1 सेकेंड दे रखा है। सोल्व कर लीजिए। तो ये जो 20 है वो 100 के डिवाइड में जाएगा तो 5 बना देगा, तो आपके पास आ जाएगा 5 बराबर 10 -I2। अब कर लीजिए पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने का मतलब माइनस का I2 इधर प्लस में और ये प्लस का 5 दूसरी तरफ -5 में। तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 10 - 5 कितना हो जाएगा 5। करंट है तो मात्र क्या लग जाएगा एम्पियर लग जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार ये जो 10 एम्पियर का करंट आपको दे रखा है वो 1 सेकंड में घट करके 5 एम्पियर रह जाएगा। तो इस तरीके से अपन इस महत्वपूर्ण प्रश्न को सरल कर सकते हैं। आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और इस प्रश्न को उतार लें। अब अपन आगे चलते हैं और अपना अगला प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। अब अपना जो अगला उदाहरण नंबर 16 है, देखिए क्या कह रहा है। 100 फेरों वाली परिनालिका की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न को अपन पढ़ते जा रहे हैं। n का मान आपको 100 दे रखा है, त्रिज्या r का मान 1 सेंटीमीटर दे रखा है। सेंटीमीटर को अपने को मीटर में बदल लेना चाहिए, तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। और परिनालिका की जो लंबाई है l का मान
वो 60 सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में बदलेंगे तो 0.6 मीटर हो जाएगा। तो परिनालिका का वायुरुद्ध यानी निर्वात की स्थिति में प्रेरकत्व कितना होगा, कैपिटल एल का मान अपने को फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट अपन इस परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का जो फॉर्मूला है एल बराबर अभी अपन ने पढ़ा है क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। और अब इस फॉर्मूले में अपने पास जो वैल्यूज हैं उनको अपन रख लेते हैं। तो म्यू नॉट का मान कितना होता है, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई 10⁻⁻7। तो 4 पाई का मान 3.14 10⁻⁻7। उसके बाद में n का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, अगेन पाई का मान 3.14 और फिर r का स्क्वायर करना है। तो r की जगह 10⁻⁻2 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 लग जाएगा। और बटा में इसके जो l है, स्मॉल l की वैल्यू जो 0.6 दे रखी है उसको भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 0.6। अब अपन इन सब को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 6.573। मैंने मेरा जो कैलकुलेशन है वो रफ में कर रखा है, आपको कैलकुलेशन करनी है। और 10⁻⁸ एल आपके पास स्वप्रेरकत्व है तो इसका मात्रक हेनरी लग जाएगा। इस तरह से अपना जो स्वप्रेरकत्व का टॉपिक है वो बिल्कुल विस्तार पूर्वक और उदाहरणों के साथ कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा इस टॉपिक में से कोई भी प्रश्न आपका शेष नहीं रहता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।